नमस्कार। ये नए सत्र में आपका आईसीटी की इन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे नए सिलेबस के हिसाब से, जो हमारा नया सिलेबस इस साल से चालू हो रहा है, उसके ही हिसाब से हमारी क्लासेस प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे जो पहला हमारा अध्याय है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं? तो जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, हमें जो कुछ भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, वो हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें कुछ नया क्या सोचना है? आपको मान लो कुर्सी दिख रही है, टेबल दिख रही है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ग्रीन बोर्ड है, अभी तो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है आपको, मार्कर दिख रहे हैं, चौक दिख रहा है, या फिर आपको साइकिल दिख रही है, मोटरसाइकिल दिख रही है, कोई पत्थर का टुकड़ा दिख रहा है। ठीक है, वो भी क्या है? हमारे आसपास के सभी पदार्थ। ठीक है, अब हमारे आसपास तो समझ में हमारे आ ही गया कि हमारे जो भी इधर उधर नजदीक जो कुछ भी हमें दिख रहा है, वो सब के सब हमारे आसपास के चीजें हैं। अब आती है बात कि पदार्थ क्या है। जो इस चैप्टर में से जो फर्स्ट पॉइंट आता है, वो फर्स्ट पॉइंट है पदार्थ, मैटर। तो सबसे पहले मैं यहां पदार्थ ही लिख देता हूं, मैटर। देखिए, पत्थर का टुकड़ा आपने लिया और उसको किसी जगह पर रख दिया। जब आपने उसको उठाया तो कुछ आपको महसूस हुआ कि इसमें कुछ भार है, इसमें वजन आपको उसमें दिखाई दिया होगा। महसूस हुआ, वजन दिखेगा तो नहीं, महसूस हुआ हो, महसूस होगा। ठीक है, तो जब आपने उस पत्थर के टुकड़े को उठाया तो आपको उसमें भार महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? एक तो उसमें आपको भार। अब आपने उस पत्थर के टुकड़े को किसी स्थान पर रख दिया। जैसे ही आप उसको किसी स्थान पर रखेंगे, वो उस जगह को कवर कर लेगा, उस स्थान को कवर कर लेगा। फिर आप उस जगह पर किसी दूसरी वस्तु को नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब दूसरी चीज उसने क्या किया? स्थान घेर लिया, स्थान घेरा। ठीक है, भार था उसमें और उसने स्थान घेर लिया। इसका मतलब वह वस्तु जिसमें भार हो और जो स्थान घेरती हो, वह पदार्थ कहलाती है। अब इसमें एक तीसरी चीज और मैं यहां जोड़ देता हूं कि अगर हम उसे महसूस भी कर सकें, कई बार क्या होगा कि हम किसी एक पदार्थ होगा, एक मैटर होगी, कोई भी एक पदार्थ होगा, उसमें हम भार को महसूस नहीं कर पाएंगे, हम भार को महसूस नहीं कर पाएंगे, और अब हम ये भी नहीं देख पाएंगे कि वो स्थान घेर रही है, नहीं घेर रही है, लेकिन फिर भी वो पदार्थ होगा, फिर भी वो पदार्थ होगा। आएंगे उदाहरण, जब आएंगे जब पता चलेगा हमें कि एक वस्तु ऐसी भी है जिसके भार का हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें भार है भी या नहीं भी, लेकिन फिर भी वो पदार्थ है। दूसरी बात कि वो स्थान घेर भी रही है, मतलब साधारणतः देखने से नहीं चलेगा। जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा। क्रियाकलाप से तो हम कर ही सकते हैं, प्रयोग से तो हम ये सिद्ध कर ही सकते हैं कि वह वस्तु स्थान घेर रही है, नहीं घेर रही है, उसमें भार है या नहीं है। ठीक है, अब बिना एक्टिविटी के हमें एक पदार्थ है उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तो उसको हम महसूस को यहां पर हम जोड़ रहे हैं साथ में। ठीक है, अगर हम उसे महसूस भी कर पाए तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ है या नहीं है। ठीक है, तो एक तीसरी चीज हमने और एक मैंने जोड़ दी इसमें कि अगर हम उसको महसूस भी कर पा रहे हैं, तब भी वो क्या है? पदार्थ है। क्लियर? अब परिभाषा में लिख देता हूं इसको। ठीक है, तो वह वस्तु जिसमें भार है एवं स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ, मैटर, और इसे द्रव्य भी कहते हैं। यहां आप ध्यान रखना
मैंने लिखा है द्रव्य। दो टर्म आएंगी, द्रव्य और द्रव। इन दोनों में आपको अंतर या पता रखना है। द्रव्य तो क्या है, मैटर, पदार्थ, और द्रव क्या है, लिक्विड। इस द्रव्य की एक अवस्था है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब आप यहां से नोट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखेंगे, पदार्थ की परिभाषा, ठीक है। अब देखो, आपने पंच तत्व के बारे में भी सुना होगा। तो प्राचीन काल में क्या था कि जो हमारे दार्शनिक थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो प्रकृति के जो पदार्थ थे ना, उनको 5 भागों में बांट लिया था। प्रकृति के सभी पदार्थों को उन्होंने 5 भागों में बांट लिया, जिन्हें पंच तत्व कहा गया था। पंच तत्व में क्या क्या आ रहा था, देखिए पंच तत्व में जो हम सब बातें थी वो थी वायु, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। जो पंचतत्व आप समझ लें, इसको हमें लिखना नहीं है, हमें पता होना चाहिए, हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो पदार्थ है, इसको मनुष्य ने प्राचीन काल से ही बांटना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और प्रारंभ में जो हमारे दार्शनिक थे, जो भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने सभी पदार्थों को कुल 5 भागों में बांट लिया था, जिन्हें पंच तत्व कहा गया। और उसमें क्या क्या था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस तरह से उन्होंने इनको 5 भागों में बांट लिया था टोटल, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि पृथ्वी जो धरातल था, उसको उन्होंने पृथ्वी के रूप में बांट लिया। जल, यहां पर जो लिक्विड पदार्थ था, जो तरल रूप में था, उसे जल के में बांट लिया। अग्नि, आकाश, अग्नि आग आप सभी जानते ही हैं। वायु हवा, और आकाश जो अंतरिक्ष में था, उसको उन्होंने सबको आकाश कह दिया गया। इस तरह से पंच तत्व बना लिए गए, और यह धारणा दी गई कि प्रत्येक जीव का शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है। आपने सुना भी होगा कि पंच तत्व थे, शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। तो इस तरह से पंच तत्वों से शरीर को निर्मित माना जाता था, ठीक है। तो ये कुछ हमारी संस्कृति के बारे में कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब बात आती है कि इन पदार्थों को कैसे कैसे बांटा जाए, कितने रूपों में इनको विभाजित किया जाए। तो पदार्थों को इनके गुणों के आधार पर, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर बांट लिया गया, ठीक है। कौन कौन से गुण रखे गए, एक तो भौतिक गुण, आप समझ लेना इनको, और दूसरी चीज है रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या थे, पदार्थ की भौतिक अवस्था, उसकी बाह्य प्रतीति कैसी है, उसका आकार कैसा है, आकृति कैसी है, ठीक है ना। इसके आधार पर जो बांटा गया वो भौतिक गुण थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनकी। और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, उनके रासायनिक गुणों का आधार, उसकी रासायनिक संरचना कैसी है, उसमें बंध कैसे हैं, कितने बंध बने हुए हैं, कितना स्ट्रांगली वो आपस में बॉन्डेड है, किन किन तत्वों से मिलकर के वो बना हुआ है। इसके अंदर रासायनिक गुण उसके रखे गए। अब हम इस चैप्टर में पदार्थ के भौतिक गुणों का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जो पदार्थ है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही हम पढ़ेंगे, उनके भौतिक गुणों का ही अध्ययन हम करेंगे, और रासायनिक गुणों का अध्ययन अगले अध्याय में हम
पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ उसके पदार्थ के भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुण या स्वरूप, उसका भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई पदार्थ हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो पूरा एक जैसा लगता हो, जैसे ये बोर्ड है ना, आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारा एक ही तरह के, इसमें एक ही कण जैसे लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि छोटे छोटे कण से मिल रहा है, मिल के बना, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मिट्टी के छोटे छोटे कण। मिट्टी है, उस मिट्टी के छोटे छोटे कण है, और उस कणों से मिलकर के वो पूरी मिट्टी जैसे धरातल का निर्माण हो गया। तो लकड़ी का टुकड़ा, जैसे आपने लकड़ी का टुकड़ा देखा तो आप देखते होंगे कि पूरा स्मूथ है, कहीं दिख ही नहीं रहा कि इसमें कुछ छोटे छोटे कण भी हैं या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक ही कण है और वो पूरे के पूरे उसने लकड़ी के टुकड़े का निर्माण कर दिया है। या फिर छोटे छोटे दूसरा रूप आप देखें तो जैसे मिट्टी आपने देखी तो छोटे छोटे कण है उसके, और वो कण मिलकर के है वो भी अलग अलग हो रहे हैं, है ना, वो कण अलग अलग हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपस में जुड़े हुए हों, नहीं है, ठीक है। तो भौतिक स्वरूप में पहला तो क्या हो सकता है कि पदार्थ किसी एक ही कण से मिलकर बना है या फिर छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। दो चीज हो गई ना भाई, या तो वो एक ही कण से मिलकर के बना हुआ है या बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के वो बना हुआ है। तो इसके लिए कैसे पता करें? तो हम इसके लिए एक एक्टिविटी करके देखें कि क्या करें। एक गिलास में पानी ले लें, ये समझ रहे हैं पहले एक्टिविटी, फिर मैं इसके बारे में हम लिखेंगे। मैंने एक गिलास ले लिया और उस गिलास में मैंने भर लिया पानी। पता चलता है अभी कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है, ठीक है। यहां पर मैंने लिया पानी, अब मैंने इसमें एक चम्मच चीनी डाल दी, चीनी इसके अंदर मैंने डाल दी और थोड़ी देर तक इस पानी को मैंने हिलाया। अब हिलाने के बाद जब मैं देखूंगा तो यहां मुझे क्या पता चलेगा कि उसकी जो चीनी थी ना उसमें, वो धीरे 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 इसके अंदर घुल गई। जो भी चीनी के कण थे वो धीरे 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 इसके अंदर समा गए और वो अब कहीं नहीं दिख रहे, ठीक है। या फिर इसमें मैंने नमक डाला, तो प्रारंभ में तो चीनी जब आप डालेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़े से उसके कण यहाँ पर नीचे दिखें, लेकिन जैसे ही आप इसको हिलाएंगे, जैसे ही आप इसको स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, तो करने के बाद ये पूरी पूरी चीनी इसके अंदर समा गई, कहीं दिख ही नहीं रही। इसका मतलब ये चीनी कहाँ चली गई? ये चीनी इस पानी के जो कण थे ना, वो पानी के छोटे छोटे कण थे, उस कणों के बीच में स्थान था, उस स्थान में वो चीनी के कण समा गए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो पहला स्वरूप में पहली बात क्या है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, स्मूथ, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। जो लकड़ी की टुकड़ी हमने बात करी थी, स्मूथ लकड़ी का टुकड़ा, चिकने लकड़ी की टुकड़ी की हमने बात करी थी, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। मिट्टी छोटे छोटे कण वहां हमें दिखाई दे ही रहे हैं। कोई बड़ा पत्थर आपने देखा, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। कोई मार्बल का टुकड़ा आपने देखा, वो चिकना था, लेकिन फिर भी वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। तो पहला बात क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब इसके आगे बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के जो जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है और इन कणों के मध्य रिक्त स्थान भी पाया जाता है। कैसे पता चला? जब हमने उस गिलास, पानी के गिलास के अंदर चीनी को घोला या नमक को हमने उसमें घोला, तो थोड़ी देर बाद वो चीनी के कण उसमें से गायब हो गए, हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रारंभ में तो वो हम जब डाला था तो दिख रहे थे, जब हम उसको धीरे धीरे हिलाते गए तो वो सारे के सारे कण वहां से गायब हो गए। इसका मतलब जो कण थे उस चीनी के, वो जल के कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान में समा गए। ठीक है, तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है तथा इनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात अब यहां आती है कि पदार्थ के कणों का आकार क्या होता है। भाई हमने ये तो देख लिया सूक्ष्म होते हैं, लेकिन सूक्ष्म का कोई मतलब भी तो होता होगा। भाई हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं, ठीक है मान लिया हमने, लेकिन वो सूक्ष्म का मतलब क्या है, उनके कणों का आकार कितना होता है। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। आप लिखें एक बार जल्दी से इसको। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। मतलब बहुत सूक्ष्म। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो एक जो मीटर होता है उसके भी 10⁻⁹ तक जब आप चले जाएंगे, मतलब उसमें डिवाइड कर देंगे, तब जाकर के हमें पता चल सकता है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता होगा। तो हम पदार्थ के कणों को साधारणतः नहीं देख सकते, उसके वास्तविक आकार को। और वास्तविक आकार कौन सा? कि उसके आगे उसके टुकड़े नहीं किए जा सके। ठीक है ना, वास्तविक आकार का मतलब है यहाँ पर कि हम उसके टुकड़े करते गए, लेकिन एक समय ऐसा आ जाए कि हम उसके टुकड़े अब आगे नहीं कर सकते। तो वो जो आकार की बात है वहां पर हम बात कर रहे हैं। और ये एक कॉलॉइड के लिया है मैंने, आकार है ना, एक कॉलॉइड के बारे में बात करी है। हो गया, तो ये एक कॉलॉइड के लिए है और ये डायमीटर की बात कर रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं पदार्थ के कणों के गुणों की। ठीक है ना, अब हम बात करें पदार्थ के, ये तो उसका भौतिक स्वरूप देख लिया हमने, अब है पदार्थ के कणों के गुण। पदार्थ के, ये ठीक से नहीं दिखेगा, तो पहला गुण पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, यहां से हमने पता कर लिया था। तो पहला है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। लिख लें आप।
इसके बाद आती है, देखो इसकी एक्टिविटीज कि पदार्थ कणों के मध्य रिक्त स्थान होता भी है नहीं, वही पानी के घोल के अंदर, पानी के अंदर आप कोई भी जैसे शुगर है, चीनी घोलें या उसमें नमक घोलें तो वो थोड़ी देर बाद वहाँ से वो उसमें से वो गायब हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान था ना, उस रिक्त स्थान के अंदर उस चीनी के कण जाकर के सेट हो गए, जाकर के वहां पर उसके बीच में उन्होंने स्थान कवर कर लिया। ठीक है, अब अगर दूसरी बात करें कि दूसरा बिंदु है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 2 दिख रहा है आपको, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब वो निरंतर गति करते रहते हैं। अब वो गति कैसी करेंगे वो अभी मैं आपको समझा देता हूं, आप इस पॉइंट को नोट कर लें एक बार। अगर एक्टिविटी देखें तो इसके लिए क्या एक्टिविटी हो सकती है, देखिए अगर आपने किसी एक कमरे में, एक कमरा है, बड़ा हॉल है, उस बड़े हॉल के एक कोने में अगरबत्ती आपने जला दी। ठीक है भाई, बड़ा हॉल, बड़े हॉल के एक कोने में आपने धूप बत्ती अगरबत्ती जला दी, उसकी धुआं होगी, उठेगी। और आप किसी उसके दूसरे कोने में, बिल्कुल विपरीत कोने में आप चले जाएं, जैसे इस कोने में अगर आपने अगरबत्ती जलाई है, आप उस कोने में जाके बैठ जाएं, कुछ समय बाद आपको वहां पर उसकी स्मेल आ जाएगी, वहां पर उसकी गंध आपको आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से उस स्मेल के जो कण थे, अगरबत्ती जो जलाई थी हमने, उसमें से वो धीरे धीरे गति करते 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 कहां तक, दूसरी स्थान तक आ गए, दूसरे कोने तक पहुंच गए। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए एक प्रयोग और देखिए इसका, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखो क्या किया मैंने, एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने ले लिया पानी। इनसे आप समझ लें, एक्टिविटीज हमारे इस बार दे रखी हैं इसमें अच्छी अच्छी। जब आप इसमें पानी ले लें और यहां पर एक स्याही की, एक लाल स्याही डाल दें, नीली स्याही डाल दें, कैसी भी डाल दें, एक बूंद आप यहां पर डाल दें स्याही की, डाल दी। जैसे ही आप यहां पर एक बूंद स्याही डालेंगे, कुछ समय बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह स्याही इस पूरे पानी के अंदर इस तरह से फैलती चली जा रही है। हम देखेंगे या नहीं कि नहीं, क्या होगा कि स्याही के कण धीरे 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 गति कर, जल के कण भी गति कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा जल के नहीं कर रहे हैं, स्याही के करेंगे, जल के कण भी गति कर रहे हैं और इस स्याही के कण भी गति करेंगे, और ये स्याही धीरे धीरे इन जल के कणों के मध्य में आकर के सेटल हो जाएगी, यहां पर आकर के बैठ जाएगी। ठीक है, अब ये जो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान है, इसकी भी एक एक्टिविटी और आपको मैं यहां साथ ही साथ करवा देता हूं। ये तो हो गई गति की, ठीक है, कणों की गति, और ये है रिक्त स्थान, उनके मध्य में रिक्त स्थान। इसके लिए भी आप और समझ लें कि एक्टिविटी के माध्यम से क्या किया हमने, एक वही पानी का ग्लास, ज्यादातर एक्टिविटीज हम ऐसी चीजों से करेंगे जो हमें घर पर कर सकते हैं हम सिंपल। ठीक है, यहां पर वही पानी लिया और यहां पर मैंने इसमें एक चम्मच चीनी डाल दी। जैसे मैं चीनी डालूंगा और इसको हिलाऊंगा, हिलाने के बाद क्या होगा, वो चीनी यहां पर आकर के, अब उस चीनी के डालने के बाद यहां एक चीज और हमें ध्यान रखने की लिए होगी, जिससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान है या नहीं। देखो पहले जब इसमें पानी था तो उस पानी का मैंने स्तर नोट कर लिया कि ये जल का स्तर यहां इस बिंदु तक है। फिर मैंने इसमें एक चम्मच चीनी डाल दी और उसको हिलाया, थोड़ी चीनी डाल के उसको मैंने हिलाया। फिर आप देखेंगे कि ये जल का स्तर ऊपर नहीं बढ़ा। भाई हमने इसमें पदार्थ की मात्रा बढ़ा दी, उस बीकर के अंदर हमने पदार्थ की मात्रा तो बढ़ा दी, लेकिन अब जल का, जब पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन उस जल का स्तर नहीं बढ़ा, ऊपर नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने इसमें शुगर डाली, जो चीनी आपने इसके अंदर डाली, वो चीनी इस पदार्थ के कणों के, जल के कणों के मध्य में फंस गई।
फिट हो गई, इसका मतलब उनमें रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान में चीनी के कण आ गए और चीनी के कण आने से जल का स्तर ऊपर नहीं बढ़ा, उनके बीच में जगह थी, उस जगह में जाकर के वो सेट हो गए, जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान है या नहीं है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर स्याही डाली। अब इसके लिए एक और एक्टिविटी मैं आपको समझा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उससे हमें एक नई चीज पता चलेगी कि मान लो अब मैं इसमें ले लेता हूं गर्म पानी। कैसा पानी ले लेता हूं, गर्म, मैंने ले लिया गर्म पानी, ठीक है, या गर्म दूध, कुछ भी ले सकते हैं। और यहां पर मैंने वही स्याही डाली या कोई भी रंगीन पदार्थ डाला, लाल स्याही, नीली स्याही मैंने इसमें डाली। अब क्या होगा बताइए, पहले ठंडे पानी में मैं दो चीज यहां पर लिखा मैंने, एक तो मैंने ले रखा था ठंडा पानी और एक मैंने ले लिया गर्म पानी। दोनों में से स्याही कब जल्दी घुलेगी, ठंडा जल और गर्म जल, दोनों में से स्याही कब जल्दी घुलेगी बताइए। इसका पर्यायवाची लिख देता हूं मैं, बताइए दोनों में से स्याही कब जल्दी घुलेगी, जब पानी कैसा होगा, गर्म। ऐसा क्या हुआ इससे, और देखिए आप इसका उदाहरण, दूध, एक आप ठंडा दूध लीजिए गिलास में, एक गिलास में आप गर्म दूध ले लीजिए और दोनों में बराबर मात्रा में चीनी डाल दीजिए, फिर उसको बराबर समय तक, मतलब दोनों को बराबर समय तक, 30 सेकंड तक दोनों को आप हिलाइए। जब आप दोनों को हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो गर्म दूध था उस गर्म दूध में चीनी जल्दी घुल गई ठंडे दूध की तुलना में। ऐसा ही यहां होगा, गर्म पानी के अंदर आपने चीनी डाला या नमक डाला, वो जल्दी घुल जाएगी ठंडे पानी की तुलना में। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब पदार्थ गर्म होता है तो उसके कणों में गतिज ऊर्जा आ जाती है। जब पदार्थ गर्म होता है तो उसके कणों में गतिज ऊर्जा आ जाती है, उस गतिज ऊर्जा के कारण वह ज्यादा गति कर पाता है। ज्यादा गति करेगा तो उसके जो बीच के कण है ना, जो बीच का जो स्थान है, उस स्थान में जल्दी से वो जो पदार्थ हमने डाला है वो जल्दी से उसके अंदर घुल जाएगा। जैसे आप गर्म दूध में चीनी डालेंगे तो उसके कण भी गर्म हो जाएंगे, उनमें भी ऊष्मा आ जाएगी, उनमें ऊष्मा आएगी तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो जल्दी से पानी के अंदर घुल जाएगा या दूध के अंदर घुल जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें एक परिभाषा आएगी विसरण, जो हमने अगरबत्ती वाला जलाया था उससे हम समझेंगे उसको और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लासेज में। नमस्कार।